दोपहर 3 बजे टेली खजाना के दर्शकों को महाराजा भोग में बैठे विजय विक्रम सिंह की तरफ से मेरा जो क्रिएटिव जर्नी है वो बहुत ही एक्सीडेंटल रही है। तो फैमिली मैन के लिए उन्होंने मुझे ऑडिशन किया और अगले दिन मैं कंफर्म हो गया। आसानी से तो कुछ नहीं होता है, कब चीज़ें आपके फेवर में होंगी आप नहीं कह सकते। इससे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी। पर हम लोग जब भी महाराजा भोग का वो जिक्र आता है बड़ी खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है। आशीष जी, ऐसा खाना आप बनाते रहें, इसको आप पूरे हिंदुस्तान में लेके जाएं। मैं कानपुर से आता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आज मेरे साथ एक सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने कह सकते हैं कि दूर के गांव से आकर किस तरीके से अपनी जर्नी मुंबई में बसाई। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी जॉब करी, आज जिस मुकाम पर हैं वो। ऑफ कोर्स आप इनकी शख्सियत से रूबरू हो ही गए होंगे। मेरे साथ हैं विजय विक्रम सर, जो कि एक्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, अमेजिंग इनकी आवाज़ है। तो चलिए जानते हैं इनकी जर्नी, साथ ही साथ इनके साथ होगा कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब का सेशन। सर, बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फूड। खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ। जैसे ही मुझे बताया गया कि महाराजा भोज में है, मैंने कहा बस ये इंटरव्यू तो करना ही करना है। बाकी आज पूरा दिन कोई काम नहीं, सिर्फ खाएंगे, इंटरव्यू करेंगे और घर जाके सो जाएंगे। सर, आई एम सो ग्लैड कि आपने टाइम दे दिया मुझे, बिकॉज आपका स्केड्यूल बहुत बिजी था और अभी तो शूटिंग्स भी बैक टू बैक चल रही हैं। Right. सबसे पहले तो सर जनता को बताइए कि आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें मैंने देखा था कि एक आवाज़ जो है कैसे अभिनय पे चली गई, मतलब आवाज़ को एक शक्ल मिल गई है। सो सर, मुझे पहले तो बताइए उन सारी चीज़ों के बारे में। मेरा जो क्रिएटिव जर्नी है वो बहुत ही एक्सीडेंटल रही है। चाहे वॉइसिंग हो, वॉइस ओवर्स में भी मैं एक्सीडेंटली आ गया। किसी ने कहा आवाज़ अच्छी है और फिर वहाँ से रास्ते खोजते हुए वॉइस ओवर करने लगा। एक्टिंग की जर्नी भी ऐसी थी। 6-7 साल हो गए वॉइस ओवर करते हुए, अच्छा काम कर रहा था। पर लगा कि थोड़ा सा कुछ नया सीखा जाए, कुछ आवाज़ में नयापन लाएं। तो किसी ने कहा थिएटर करो, आवाज़ और खुलती है। थिएटर करने लगे। कभी ये नहीं था कि प्रोफेशनली एक्टिंग करेंगे, बस ये था कि आवाज़ अच्छी हो जाएगी। और वो करते हुए मैं एक शो कर रहा था, इसका नाम था इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। स्टार प्लस पे आता था वो, और उसमें एक सुपरस्टार खोज रहे थे वो। तो उसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा था। वहाँ पर बातचीत हुई कि भाई ये एक्टर्स हैं, इनको थोड़ी वॉइस ट्रेनिंग देनी होगी, तुम दे दोगे? मैंने कहा दे दूँगा। वहाँ मेरी मुलाकात हुई मुकेश छाबड़ा साहब, और उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस कि वो संजना है, संजना की मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें संजना मेन लीड है, संजना सांगी, और उसकी आवाज़ पे, उसके वॉइस ओवर पर पूरी फिल्म चलने वाली है। तो तुम आके थोड़ा सा वॉइसिंग का, उसको वॉइस ओवर का टिप दे देना। मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने कहा आपने बताया कि तुम अभिनय भी करते हो, कभी आए नहीं ऑडिशन देना? मैंने कहा कभी सोचा नहीं कि एक्टर बनेंगे, ऑडिशन देंगे। तो अभी दोगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो फैमिली मैन के लिए उन्होंने मुझे ऑडिशन किया और अगले दिन मैं कंफर्म हो गया फैमिली मैन के लिए। जी, पहला आपका। तो वो, उससे पहले मैं काफ़ी सारे प्लेस, 3-4 प्लेस, उनके 30-35 शोज़ कर चुका था। लेकिन प्रोफेशनली कैमरे के सामने पहला असाइनमेंट था वो, और वो किया मैंने। तब मुझे एहसास हुआ कि बड़ा ही बहुत ही गहरा जाना है। तो ट्रेनिंग मैंने करी काफ़ी सारी, फिर एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम। फैमिली मैन 2 हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया छोटा पार्ट, फिर एक स्पेशल ऑप्स आ गया, फिर कोविड भी आ गया। पर पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ शूट किया है, जो अब मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में 3 वेब सीरीज़ हैं, एक फिल्म है जो आएगी। तो ये जर्नी रही है एक्टिंग की, पूरी तरह से एक्सीडेंटल। लेकिन एक बार जब इस्टेब्लिश होगा कि करना है तो फिर पूरी शिद्दत से किया उसको, और कर रहे हैं। ओके सर, आपकी जो वीओ एज एन आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो भी जर्नी एक्सीडेंटल रही। हाँ जी, एक्सीडेंटल, राइट। बिल्कुल। आपका मैंने एक जो स्टॉक में देखा था इंटरव्यू, जहाँ पे आपने अपनी पूरी बताया था कि आपका जो लड़कपन था वो किस हाँ। तरीके से
एक सर्टेन एक एक चीज़ें दिशा थी में, उसमें जी। वो, लेकिन फिर आप उठे, फिर उसके बाद जाके आपने स्ट्रगल किया। सर मुंबई का मुझे बताइए कि मुंबई में जो स्ट्रगलिंग, मतलब चाहे वो एक्टर आते हैं, चाहे वो वीओ आर्टिस्ट आते हैं, क्या आसान है काम पाना? मतलब कहते हैं ना कि अगर आप में टैलेंट है तो आसानी से आपको काम मिल जाता है, क्या ऐसा होता है सर? आसानी से तो कुछ नहीं होता है, ये तो तय बात है। रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता खोजना पड़ता है। तो नसीर साहब ने एक बार कहा था कि एक्टिंग के क्षेत्र में तभी आओ जब तुम्हें ये लगे कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता। इतना पैशन होना चाहिए। उतना पैशन का पता नहीं, पर पैशन अगर नहीं है तो इस क्षेत्र में ना आए आप। क्योंकि इस फील्ड में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, और कब चीज़ें आपके फेवर में होंगी आप नहीं कह सकते। अगर मैं सिर्फ एक्टिंग की बात करूँ, मैं ये मान लूँ कि आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, वो प्रोजेक्ट रिलीज़ होगा कि नहीं होगा ये आपको नहीं पता। वो प्रोजेक्ट वैसा बनेगा जैसा पेपर पे दिख रहा है ये आपको नहीं पता। वो प्रोजेक्ट रिलीज़ होने के बाद भी उसको उस तरह से रिसीव किया जाएगा जैसा आपने सोचा है रिसीव किया जाएगा, आपको नहीं पता। सारी गणित अगर आपके फेवर में हो उसके बाद भी आप गुमनामी में खो सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका डेब्यू ड्रीम डेब्यू रहा, उसके बाद वो 2-2 साल उन्होंने काम नहीं किया, अब जाके उनको थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है। तो इतनी अनसर्टेनिटी को आप का सामना कैसे कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब जज्बा हो अंदर, नहीं मुझे बनना ही है एक्टर, मुझे बनना ही है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। कई लोग इस मुगालते में आ जाते हैं, इस गलतफहमी के साथ आ जाते हैं कि ये तो आसान काम है, हम भी कर लेंगे, या फिर ग्लैमर को देख के आ जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। वो सारे बाई प्रोडक्ट होने चाहिए। वो अगर गोल है आपका तो थोड़ा सा आपकी दिशा गलत है। गोल होना चाहिए अच्छा काम, गोल होना चाहिए क्राफ्ट पे पकड़, गोल होना चाहिए कि हम किस तरह से ऐसा काम करें जो कोई दूसरा ना कर पाए, या मैं अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक छाप हर कैरेक्टर पे छोड़ता हूँ। अगर एक्टिंग की बात करें या वॉइसिंग की बात करें तो कुछ ऐसा यूनिक करें जो दूसरे ना कर पाए। अपनी अंदर की यूनिकनेस को ढूंढना और उसको बाहर लाना, ये गोल होना चाहिए। तब तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो दिखता है वो है ग्लैमर, जो है 1%, जो नहीं दिखता है वो है खून, जो है 75%, और पसीना, जो है 24%। तो 99% है खून और पसीना, 1% है प्रसिद्धि। 1% को देखकर अगर आप आ रहे हैं तो आप वो 99% का सामना नहीं कर पाएंगे। वो 99% तोड़ देता है आपको, अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। तो इसलिए जैसा कि नसीर साहब ने कहा कि अगर आप तभी आइए जब आपको लगे कि आप ये करे बिना जी ही नहीं सकते। होता क्या है कि हम ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उसके अलावा सारे काम आसान लगते हैं। तो कई बार लोग ये सोच के अरे यार ये तो मुझसे नहीं हो रहा, पर ये तो बहुत आसान था। देख के तो क्रिकेट जब देखते हैं तो जैसे विराट मार रहा है, विराट ने जैसे हैरिस राव को छक्का मारा, आपको लगता है कि भाई ये तो हम भी कर सकते हैं, ऑन द राइज। वो सालों की मेहनत, तपस्या, कोर स्ट्रेंथ और वो सब करने के बाद उस स्टेज पे पहुंचता है आदमी। मेडिटेशन की स्टेट है वो, इट्स अनदर लेवल ऑफ मेडिटेशन वेयर इन फ्रंट ऑफ 80-90,000 पीपल आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो गेंद दिख रही है। उस लेवल की तपस्या है अगर तो आइए, इट्स नॉट वर्थ इट। सर बातें तो हो गई, मुझे लगता है कि खाना भी शुरुआत करते हैं, बातें भी कंटिन्यू हम करते रहेंगे। तो अगर आपने इतना कहा होता तो मैं कह देता कि आप खाना भी खिलाओगे। मुझे लग रहा था सर ये तो रही करियर की बात, और ये इसकी बात। सर जब आपने अपना फर्स्ट शॉट दिया था फैमिली मैन का, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एट दैट टाइम? मतलब क्या था, नर्वसनेस थी या नहीं थी, या आपको लगा कि नहीं इजीली हो जाएगा? मतलब थोड़ा सा बताइए इस बारे में। मैं बता तो दूंगा, लेकिन खाना कहाँ गया? तुमने खाना बुलवाया था। सर बस सर आ रहा है सर, ये तो वो आया भी और चला गया। मैं कहा ये कोई ट्रिक है, ये लग रहा है हेलो हाय, ये लग रहा है कोई ट्रिक खेली जा रही है। नहीं वो जो पहला शॉट था ना,
फैमिली मैन सर सबसे पहले तो गौ माता का यहाँ पे सत्कार होता है जी। आप सर मुझे क्या करना होगा? अच्छा। इसमें एक ओके। पैसा लीजिए और अच्छा, से उसी में डाल से। दीजिए। ओह, जी। सर इनका जो महाराजा भोग की जो परंपरा है जी। मतलब पहला जो कहते हैं ना कि पहली रोटी बनाए तो गौ माता के हाँ, लिए हाँ। तो वैसे ही जो पहले उनका जो कस्टमर आए उनसे सीधा बस गौ माता से- को इन्वेस्ट हो बहुत अच्छी बात। बहुत एकदम कल्चर और कह सकते हैं जुड़े हुए हैं यहाँ पे सर खाने का। तो हम बहुत- सर शुरुआत करते हैं एक एक करके जी हाँ हाँ जी सर पहला शॉट मैं आपको बताऊं, वो बड़ा मजा, वो यादगार है, वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। फैमिली मैन सीजन 1 और 2 दोनों में ही मेरे सारे, मैं लकी था कि मेरे सारे शॉट्स मनोज सर के साथ। जी पहले दिन जब गए तो मुझे बताया गया था कि आपके ये सीन है मनोज सर और शारिब के साथ, और श्रेया भी थी, बाद में श्रेया भी उसमें जुड़ गई थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब जब पता चल गया कि मनोज सर के साथ मेरे शॉट्स हैं, तो हमने जो है, आप सोचने लगते हो, थोड़ा सा दिमाग चलने लगता है, दिमाग चलने लगा, और जितना आप चीज़ों के बारे में सोचो किसी चीज़ के बारे में, उतनी ही आपकी उलझ जाते हैं, नर्वसनेस बढ़ती जाती है अंदर। तो वही हुआ, मैं रात भर सो नहीं पाया कि मनोज सर के साथ शॉट है, कहीं अगर ऐसा हुआ कुछ मेरी वजह से गड़बड़ हो गया। अगले दिन पहुँचे, थैंक यू सर अगले दिन पहुँचे बहुत नर्वस थे, रात भर सो नहीं पाए थे ठीक से, और बटरफ्लाइज इन द स्टमक। तो सीन रेडी हो गया, हम मेकअप करके कॉस्ट्यूम करके आ गए, बैठ गए, सब चले गए। सब चलेगा आप बस डालिए बिंदास जी सर तो चीयर्स। Cheers, हमने जो बहुत कोशिश करी नर्वसनेस दूर करने की, पर कुछ हो नहीं रहा था। और इतने में मैं देखता हूँ कि मनोज जी आ रहे हैं, और सीधे वो मेरे पास आए, और अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, हमने सुना है आप बिग बॉस से जुड़े हैं। कौन? वो वाली आवाज़? मैंने कहा नहीं, वो वाली आवाज़। अच्छा करके बता। अरे वाह, 30 सेकेंड के अंदर सारी नर्वसनेस खत्म। गायब उसके बाद 10 मिनट हम लोग बात करते रहे, जहाँ पे उन्होंने खाली बिग बॉस से जुड़े सवाल पूछे कि सलमान कैसे करते हैं, क्या होता है शो में। मुझे लगा वाह कमाल की बात है, इनको इतना इंटरेस्ट है शो में। तो बाद में समझ में आया कि वो शायद भाप गए थे कि आप कि ये आदमी बहुत नर्वस है, तो वो नर्वसनेस तोड़ने के लिए अच्छा ये होता है। देखिए, एक बेहतरीन एक्टर का प्रोसेस, उसको पता है कि कोई भी सीन एक इंसान से नहीं बनता है, वो सारे एक्टर्स से मिलके बनता है। तो एक्टर्स को कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा एक और उदाहरण था, अभी मैंने एक वेब सीरीज शूट करी काजोल जी के साथ, अच्छा द गुड वाइफ नाम है। जी जी तो उसमें जो मेरा सीन था, वो हम लोग रिहर्स कर रहे थे, और थोड़ा रिहर्सल हमारा लंबा चल गया। तो शायद मैंने वो पूरी बात नहीं सुनी, किसी एडी ने कहा होगा काजोल जी से कि चलिए करते हैं ना, क्या हो गया, वो उन्हीं का शॉट है या फिर उनका शायद क्लोज है या जो भी है। तो उन्होंने कहा अरे इफ ही डज वेल देन आई डू वेल, इफ आई डू वेल ही डज वेल। वो एक्टिंग एक गिव एंड टेक प्रोसेस हमने भी थिएटर में सीखा है सर यस और लेकिन वो सोचिए कि उस लेवल के जो लोग हैं, जो उस मकाम पे पहुंच गए हैं, जी जहाँ उनको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना देख ले भाई। लेकिन वो बराबर लगी रही, पूरा रिहर्सल किया उन्होंने, जब तक उनको नहीं लगा कि अब ठीक है, तो ठीक लगा उन्हें, तब फिर मुझे बहुत प्यारी बात लगी कि इतना बड़ा एक्टर ये कह रहा है कि व्हेन ही डज वेल आई डू वेल, व्हेन आई डू वेल ही डज वेल। राइट और वही मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने पहले शो में मनोज जी के साथ, जहाँ पे वो इतना इंक्लूसिवनेस लेकर आए, जहाँ उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, एक बातचीत शुरू करी, एक आइस ब्रेकिंग करी, तो वहाँ से नर्वसनेस ख़त्म हो गई। और मेरे सारे शोज में कोई ना कोई इस तरह के किस्से रहे हैं। मैं जब स्पेशल ऑप्स शूट कर रहा था, स्पेशल ऑप्स 1.5 जी तो मेरा जो के सर के साथ सीन है, जी वो हम लोग खूब रिहर्स किया, सब कुछ हो गया।
पर अगर वो सीन आपको याद हो, के सर आते हैं रूम में, दरवाज़ा धक्का मार के अंदर आते हैं, एक पॉइंट पे आके हम दोनों ऐसे आमने सामने खड़े होते हैं। हाँ हाँ तो हमने खूब रिहर्सल कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब सीन चालू हुआ और वो मेरे सामने आके खड़े हुए और उन्होंने ये कहा था कि आई कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, बस ये एक टिप थी जो उन्होंने दी थी। जी मैंने उनकी आंखों में देखा, मैं फ्रीज हो गया। इतनी इंटेंसिटी उस समय जो कि मैंने रिहर्सल में नहीं देखी। जी जैसे वो कैरेक्टर में गए, वो अलग ही इंटेंसिटी लेके चले गए। मैं फ्रीज, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं, जबकि मेरी लाइंस बहुत कम थी, सिर्फ इमोट करना था, मैं भूल गया। ओके और ये कुछ 10-15 मिनट चला। मुझे साइड में ले गए, उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसे झकझोर दिया। क्या हो गया? कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, भूल जाओ सब, लूजन अप। और हो गया। फिर उसके बाद ओके वो प्रेशर आता है कि आप इतने बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हो। राइट तो मैं लकी रहा हूँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। चाहे वो पहली सवाल आपका पहली वेब सीरीज़ को लेकर था, तो मनोज जी तो ना केवल सीज़न 1 में, सीज़न 2 में भी जहाँ जहाँ उनको लगता था, वो खुद ही काम करो वीवीएस, तुम ये इनिशिएट तुम कर दो, इसको तुम कर दो, इसको ऐसे करते हैं, तुम्हारे इससे लेके चलते हैं, तुम्हारा ज़बरदस्त। तो आई बीन वेरी लकी। अच्छा विजय सर, ये थोड़ी सी अंदर की बात मुझे आपसे जाननी थी। जी। हमने देखा कि फैमिली मैन 2 में एंडिंग नोट पे एक वहाँ पे वायरस की तैयारी चल रही है और कुछ तो हो रहा है, असम में हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो रहा है जिसका असर कुछ होगा। सो क्या मतलब पार्ट 3 की भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और आपसे बातचीत होगी? बातचीत नहीं हुई है, लेकिन पार्ट 3 की तैयारियाँ लिखाई जा रही है, ऐसा मुझे पता है। जी राइटिंग इज़ ऑन, तो होपफुली इस साल शूट करेंगे हम लोग। अच्छा अभी तक फॉर्मल बातचीत कुछ नहीं हुई, पर अमेज़ॉन ने भी अनाउंस किया ही हुआ है कि सीज़न 3 आ रहा है। जी तो हो सकता है, आई थिंक 1-2-3 महीने में शूट करना शुरू करें, होपफुली। ओके हम सभी उम्मीद करेंगे। जी सर, शुरुआत करते हैं फिर। आप प्लीज़ टेस्ट करना हाँ, शुरू अरे, कीजिए, मैं करके मैंने आपको बिल्कुल। बातों में उलझा दिया, माफ़ी चाहूँगा। हाँ, तुम बड़े खराब आदमी हो यार। खाना होते हुए तुमने बातों में उलझा दी। ये थोड़ी सी लाल चटनी इसमें डालो। तो विजय सर हमारे साथ अभी इस वक्त हैं महाराजा भोग में, जहाँ पे सर टेस्टी डिलीशियस खाना खा रहे हैं और हमसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा बिकॉज सर खाने में ज़्यादा मशगूल हैं तो सर, लेकिन मैं परेशान भी करता रहूँगा बीच बीच में आपको। पूछिए। खाते हुए बात करने में कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। सर मेरा अगला सवाल है, ये लाल चटनी इसमें डालो। बस बस, थैंक यू। थैंक यू सर। अगला सवाल है, आजकल है ना बॉलीवुड में फिल्में नहीं चल रही थी, ये फैक्ट है, ठीक है सर। चाहे वो बिग बॉस में आ जाए, चाहे वो कपिल शर्मा में आ जाए, कहीं भी जाके प्रमोट करो, वो नहीं चल रही थी। लेकिन ये साल 2023 एक बवाल साल हुआ है सर। स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हुई टचवुड पठान से, जिसने 500 करोड़ पूरे कर लिए हैं। तो विजय सर ने पठान देखी है? देखिए, तो बताइए सर कैसी लगी आपको? बहुत ही बढ़िया। लेकिन मेरे लिए सबसे हाईलाइट मोमेंट था उसमें भाईजान की एंट्री। मैं तो खूब चिल्ला रहा था। मैं, अच्छा कमाल की बात ये कि मैं अपने पापा के साथ गया था। अच्छा, वो भी देख रहे थे कि मेरा लड़का पागल हो गया है। तो पर उन्होंने भी खूब एंजॉय किया जी और मैंने भी खूब एंजॉय किया। जी बट ऑब्वियसली क्योंकि 13-14 साल से बिग बॉस जुड़े हैं, तो शायद बायस्ड हैं, इसलिए जैसे ही सलमान सर की एंट्री हुई तो लगा कि वाह, मज़ा ही आ गया। बट फिल्म अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि लोगों को पसंद है। फिल्म चल रही है, अच्छा कर रही है, जी ये सबसे अच्छी बात है सबके लिए। राइट सर। शाहरुख साहब का कैसा लगा, मतलब इतने सालों बाद एक नया? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। सर शाहरुख सर की एक और फिल्म आ रही है जवान, उसका आपने टीजर वीजर भी आ गया है सर, देखा सर आपने? कैसा लगा सर वो? और डंकी भी आ रही है उनकी, मतलब डंकी तो खैर ऑब्वियसली मैं मोस्ट अवेटेड फिल्म है। ऐसा क्यों सर? मैं विद्यु विनोद, अरे मैं इनका राजकुमार हिरानी साहब को बहुत बड़ा फैन हूँ।
ऐसी फिल्में बनाना जो सबको छू जाए बड़ा मुश्किल होता है। सादगी से अपनी बात कहना बहुत मुश्किल होता है। वो काम वो उन्होंने एक बार नहीं किया है, उन्होंने बार बार किया हर है। फिल्म के साथ किया है सर, हर फिल्म के साथ। तो ऐसा आदमी जब फिल्म लेके आ रहा होता है तो आप चाहते हो कि कब आए, जल्दी आए, देखें। राइट। तो इसलिए आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और इससे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी। तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर वॉइस के लिए आप स्पेशली ये जानना चाहता हूँ मैं, बिकॉज काफ़ी सारे सिंगर्स हैं वो होते हैं खट्टा नहीं खाते हैं, या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मेरे जो वीओ आर्टिस्ट हैं उनसे भी पहचाने, उनसे भी बातचीत हुई, तो वो कहते हैं हम रियाज भी करते हैं, मतलब कि अपना कंटिन्यूसली रिहर्सल करते रहते हैं। आपका ये क्या प्रोसेस रहता है, बिकॉज आपकी आवाज़ बहुत अलग है, यूनिक है, बेस है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? हर इंसान, एवरी पर्सन रिएक्ट्स टू डिफरेंट फूड डिफरेंटली। हर इंसान का किसी एक खाने के प्रति रिएक्शन अलग हो सकता है। जब हम इस तरह के प्रोफेशन में होते हैं हमारी अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हमें पता है कि कौन सा खाना हमें सूट कर रहा है आवाज़ को और कौन सा नहीं सूट कर रहा है। मुझे गन्ने का रस बिल्कुल सूट नहीं करता, अच्छा। और मैं बहुत मतलब पागलों की तरह पसंद करता हूँ शुगर केन जूस, आयरनी। आयरन। तो वो अवॉइड करते हैं। जी। मतलब वो इतना बुरा इफेक्ट होता है कि अगर मैं रिकॉर्डिंग से पहले पी लूँ तो बेस ही कट जाएगा पूरा। छाछ, अगर मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ तो मैं छाछ नहीं पीऊँगा। अच्छा है आज रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग और अगर है तो जैसे खाने और रिकॉर्डिंग के बीच में नींद फिर होनी चाहिए। अच्छा। अगर जैसे मैं अभी हैवी खा रहा हूँ, शाम को रिकॉर्डिंग है मेरी, तो मुझे पता है कि बीच में मैं सो जाऊँगा, तो वो मेरा रामबाण इलाज है। ओके। आवाज़ थक जाए, एक आधा घंटा 15 मिनट सो जाओ। मैं तो कई बार 2 रिकॉर्डिंग के बीच में गाड़ी में सो जाता हूँ, आई रिकवर। ओके। बट खाने को लेकर अगर बात करें तो सिर्फ गन्ने का जूस और छाछ, ये 2 चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। और अगर कोई बहुत ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसमें बहुत कंट्रोल चाहिए मुझे, तो मैं बहुत हैवी नहीं खाऊंगा। बाकी ठंडा पानी हम पीते ही नहीं नॉर्मली भी, लेकिन कभी अगर ऐसे मैं कहीं पार्टी में गया तो फ्रेश लाइम सोडा मैं बहुत पीता हूँ, खूब सारी आइस के साथ। तो ओकेजनली मैं उतना अपना ओकेजनली हम थोड़ी बहुत बद परहेज़ी कर लेते हैं। अच्छा। रियाज बहुत ज़रूरी है। जी। आप अभी भी करते हैं? और सबको सबको वैसे तो करना चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर इतना हेक्टिक शेड्यूल है, कभी आप शूट पे भाग रहे होते हैं, कभी बिग बॉस सेट पे भाग रहे होते हैं, रियाज कब करते हैं, मतलब टाइम कब मिलता है सर? हमारा तो बहुत सिंपल सा रियाज होता है। तो अगर कुछ नहीं है तो हम तो 2 गाड़ी में भी, 2 शूट के बीच में, 2 रिकॉर्डिंग के बीच में गाड़ी में भी कर लेते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है और मोनोटोन रीडिंग करनी होती है, आओ आओ, जैसे कि फेशियल मसल्स को जितना ज़्यादा आप लूजन अप कर सकें। जी। और शब्दों का रियाज होता है ज़ोर ज़ोर से पढ़ के, बस, और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, डीप ब्रीदिंग है। कोशिश करते हैं कि सुबह कर लें, नहीं हो पाती है तो गाड़ी में भी हो जाती है। तो मतलब ऐसा रियाज नहीं है जो ना कर पाए। ओके। सर खाना कैसा लग रहा है? मैं तो हमेशा से ही यहाँ के खाने का बहुत फ़ैन रहा हूँ। अच्छा। सर जब मैं आपसे बातचीत करने से पहले, आज अभी इस इंटरव्यू से पहले, जब आपकी कुछ पुरानी वीडियोस देख रहा था, तो आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, जैसे कुछ एक गलत आदत आ गई थी, जी जी। एक डिप्रेशन जोन बन गया था, उससे आपने कैसे फाइट करा? सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि आजकल की जो यूथ है सर, छोटी सी चीज़ नहीं होती, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स नहीं होते, सुसाइड कर लेते हैं, इंस्टाग्राम में किसी ने ट्रोलिंग कर दी, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ये स्टोरी कहीं ना कहीं जनता तक पहुँचे और वो इसे एक सबक लेकर उसे सीखें। तो सर प्लीज़ बताइए वो क्या था? मेरी लाइफ में एक दौर ऐसा था, बहुत यंग, 19 साल की उम्र में मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। और उसका कारण क्या था? मैं फ़ौज में जाना चाहता था
और 19 साल की उम्र में पहली बार मैं फौज से रिजेक्ट हुआ इंटरव्यू में। बैंगलोर थे ना? मैं बैंगलोर में था मैं, और वो मेरे लिए मेरा पहला सेटबैक, मेरा पहला फेलियर था लाइफ का। मैं उसे हैंडल नहीं कर पाया, मैं डिप्रेशन में चला गया और शराब पीने लगा। उसके बाद मैंने 7 बार और ट्राई किया और 7 बार रिजेक्ट हुआ, और हर रिजेक्शन मुझे तोड़ता गया। उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा अल्कोहलिक हो गया कि मेरा दिन की शुरुआत जो है वो शराब से होती थी, जी और डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे लाइफ में हर चीज़ नेगेटिव ही दिखाई देती थी। मैं सुसाइडल हो गया था, और क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि सुसाइड कर सकूं, तो मुझे लगता था शराब पी पी के ही मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ये मेरा थॉट प्रोसेस। सर 19 साल की उम्र में, 19 साल से 26 साल की उम्र में, और वो भी उस टाइम पे सर, मतलब 7 ईयर्स, या 7 ईयर्स। वो 7 साल बहुत बुरे थे मेरे लाइफ के, और उसका कोई और दूसरा कारण नहीं था। सिर्फ एक ही कारण था कि मैं असफलता नहीं झेल पाया। मुझे जब पहली बार असफलता मिली तो मुझे पता नहीं चला कि उसको हैंडल कैसे करना है। जी मेरी अपनी कमज़ोरी की वजह से ना केवल 7 साल मैंने सफ़र किया, बल्कि मेरे परिवार को भी सफ़र करना है। और आज मैं अपने अनुभव से लोगों से यही कहता हूँ कि फेलियर या गिरना तो जीवन का सबसे अभिन्न हिस्सा है, और जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और सबसे बड़ा टीचर वही है। वो फेज़ जहाँ पर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, वही फेज़ आपको सबसे ज़्यादा सिखा के जाता है, वही फेज़ आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। और रिज़ल्ट ओरिएंटेड अगर हम हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स हमारी आने लगती हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसको कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। जब गॉड ऑफ क्रिकेट और सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम ये लोग फेलियर झेल सकते हैं, तो फिर हम और आप तो कुछ है ही नहीं। और वो गॉड ऑफ क्रिकेट और वो सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम इसीलिए हैं, इसलिए तो नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, बट इसलिए भी हैं कि जब वो नीचे गए तो वो बिखरे नहीं। उसके बाद जब वो ऊपर आए तो उससे भी ज़्यादा निखर के आए। दबाव में या तो आप बिखर जाएंगे या तो आप निखर जाएंगे। मैं बिखर गया, लेकिन मैं किस्मत वाला था कि जीवन ने और ईश्वर ने दूसरा मौका दिया। जहाँ पर लाइफ ही खतरे में पड़ गई थी, वहाँ से मुझे निकाल के लाए। मेरा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि जब मुझे वो दूसरा मौका मिला तो मैंने अपनी सोच बदल दी। और जैसे ही आप सोच बदलते हो, कहते हैं ना, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे। राइट। मैंने जैसे ही सोच बदली, मैंने कहा माय गॉड, ये 7 साल में क्या कर रहा था, ऐसा क्या बुरा हो रहा है। एक चीज़ नहीं मिली, कोई बात नहीं। मैं बहुत पहले किसी ने मुझसे कहा था, और उसको भी मैंने गांठ बांध लिया, सम थिंग्स इन लाइफ आर मेंट नॉट टू बी। तो उसको एक्सेप्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। कई बार उतनी ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखें कि ये एहसास, ये महसूस कर लें कि सम थिंग्स आर मेंट, सम थिंग्स इन लाइफ आर मेंट नॉट टू बी। और अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ के पीछे हैं आप जहाँ पे लगे कि दिस इज प्रॉब्ली नॉट मेंट, इट्स नॉट मेंट नॉट टू बी, देन जस्ट लीव इट। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मज़ा देती हैं। पर उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि वो अधूरी ख्वाहिशों को लेकर आप इतने सिनिकल और इतने नेगेटिव ना हो जाएं कि जो पॉजिटिव हो रहा है आपके आसपास आप उसे देखना बंद कर दें, जो कि मैंने किया। लेकिन ईश्वर की दया है कि मैं ये कहानी बताने के लिए ज़िंदा बच गया, और मैंने अपना नज़रिया और नज़र दोनों बदल दिए। तो जब से बदला है 26 साल की उम्र से, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया का सबसे या हिंदुस्तान का सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट हूँ और बहुत ज़्यादा कामयाबी है, लेकिन जितनी है
उतनी मुझे बहुत खुशी और सुकून देती है। राइट। तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, ये समझना कि जो जीवन है वो एक सफ़र है, उस सफ़र में हम चल रहे हैं तो गिरेंगे भी, राइट। मुंह के बल भी गिरेंगे, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, मुंह के बल भी गिरेंगे। ये सबके जीवन में होता है। पर जो आपको अलग करेगा वो ये है कि आप कितनी तेज़ी से उठते हैं और वापस उस सफ़र को पहले से ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू कर देते हैं, नए नज़रिए के साथ कि मैंने जो गिरा उसके पीछे शायद ये कारण था, अब मैं ये नहीं करूँगा। हो सकता है फिर मैं गिरूँ, लेकिन इस वजह से नहीं गिरूँगा, किसी और वजह से गिरूँगा। किसी और वजह से गिरूंगा, मतलब वो गलती बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो दर्शकों, सुना आपने कि किस तरीके से जो आजकल हम जो खबरें सुनते हैं और जो जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग और डिवास्टेटिंग भी मैं होती एक और बात कहता हूँ, है। जी सर। आई एम सॉरी मैं काट रहा हूँ, जी। लेकिन मैं कहा ये ज़रूरी है समझना, बताना कि ऐसा नहीं है कि मैं ज़ेन स्टेट में आ गया हूँ और मुझे अब ये सब अनुभव नहीं होता। नेगेटिव इमोशंस वो एक सूफी स्टेट है कि आपको न खुशी बहुत ज़्यादा उत्साहित करती है, न गम बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है। वो तो एक सूफी स्टेट है। तो अगर आप इंसानी फेज़ में हैं तो खुशी से आप बहुत खुश होंगे और दुख जो है आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, विचलित करेगा। इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कब अपने को ये समझा पाएँ कितनी जल्दी कि दिस टू शैल पास, ये भी निकल जाएगा, ये भी एक दौर है, निकल जाएगा। सर, अचानक से मेरे दिमाग में वो कहानी याद आई जो आपने सुनाई थी, जिसमें आपके दादाजी ने कहा था ब्रिगेडियर। वो कहानी नहीं थी, वो मेरे जीवन का Experience। हिस्सा था। वो रोज़ मेरे साथ होता था। वो मुझे जी। ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह ही बुलाया करते जी। थे। तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा योगदान रहा मेरे डिप्रेशन में, क्योंकि अच्छा योगदान। क्योंकि वो मेरे दिमाग में भर गया कि अब नहीं, मैं तो फौजी हूँ, मुझे तो फौज में ही जाना है। जी। लेकिन खैर दादाजी का बहुत बड़ा हाथ रहा हमारी परवरिश में। जी। मैं आज इतनी अच्छी भाषा पे जो कमांड है वो मेरे दादाजी की वजह से ही है। वेरी ट्रू सर। तो और हमारे माँ बाप की वजह से, माँ बाप जो जिनकी प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं हुई, उन्होंने उस ज़माने में जब मैं 9th-10th में था और पता नहीं कहाँ से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की मन्ना डे की गाई हुई सीडी तो कैसेट होते थे, कैसेट कहीं से मिल गया, मैं सुनने लगा। फिर एक बहुत मशहूर कव्वाल है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, वो कव्वाली कहीं से सुनी मैंने, वो सुनने लगा। जी। तो इस तरह का साहित्य सुनना और पढ़ना वो मैंने उस अर्ली एज में शुरू कर दिया। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी इस चीज़ के लिए कोई आपत्ति नहीं दर्ज पाबंदी नहीं थी, आपने की। बताया। जो करना चाहें आप करें, तो वो चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी को फ्लरिश करती हैं। राइट। सर, चलते चलते अब जी। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, टेली खजाना के दर्शकों को? मैसेज मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ बड़ी प्रेशियस है और ये नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस, अब क्योंकि वो बात हो गई तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिए, सब बादल, आपके जो जितने भी इमोशंस हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, बादल हैं, वो बरसेंगे। आप बस उसमें भीगिए, बादलों को जाने दीजिए, सूखिए और फिर सफ़र पे निकल चलिए। जस्ट ड्रेंच योरसेल्फ इन दैट इमोशन फॉर सम टाइम एंड देन मूव ऑन। वो एक बहुत प्यारा सा शेर है कि गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ हम अब अपना ये जो सेशन है ये एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे। फूड के बारे में बताइए, क्या कहना है आपको महाराजा भोग की इस महाथाली के बारे में, कैसा लगा आपको? इसमें आप कुछ आइटम कम करिए भाई, सब इतने टेस्टी होते हैं कि सब खा लेते हैं और सब खाने के बाद जो है फिर पेट बहुत भारी हो जाता है। जी। बहुत ज़्यादा मैं आई ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू महाराजा भोग। जब भी हमारा प्लान बनता है थाली का वेजिटेरियन, हमारे घर में सब वेजिटेरियन है, हमारी वाइफ वेजिटेरियन है, सब मतलब किसी भी घर का जो है जो संतुलन है वो बीवी के आसपास घूमता है। वेरी तो बीवी वेजिटेरियन है तो
हालांकि उन्होंने कभी पाबंदी नहीं लगाई हमारे लिए, पर हम लोग जब भी महाराजा भोग का वो जिक्र आता है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है। और जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि अब कोई यहीं पर बिस्तर लगा दे, इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं। तो हमेशा एक अच्छा अनुभव रहा है महाराजा भोग में आके खाने का। और आज भी, अभी जैसे ही कैमरा बंद होगा मैं ये थाली सपाचट करूँगा। Thank you so much, Managing Director and Owner, Mr. Ashish Maheshwari ji, for this amazing, lovely treat. And Vijay sir, एक आशीष जी के लिए एक मैसेज। आशीष जी, ऐसा खाना आप बनाते रहें, इसको आप पूरे हिंदुस्तान में लेके जाएं। मैं कानपुर से आता हूँ, मुझे लगता नहीं भी कानपुर में महाराजा भोग पहुँचा है, तो कानपुर में भी आप महाराजा भोग पहुँचाएँ। आप इसको आदेश माने, इल्तिजा माने, जो भी करें जल्दी करें। कानपुर वाले हमारे वंचित नहीं रहने चाहिए इस सुख से, पर बहुत अच्छा लगता है हमेशा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सर एक जाते जाते बस ऑडियंस के लिए वो अगली बार या फिर वो थोड़ा सा बिग बॉस में बोल दीजिए प्लीज। दोपहर 3 बजे टेली खजाना के दर्शकों को महाराजा भोग में बैठे विजय विक्रम सिंह की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कमेंट कीजिएगा सर।